अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है कि आप ड्रग्स को किस किस तरीके से इनटेक कर सकते हैं, कौन कौन से वेज़ हैं जिसके ज़रिए से आप ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। टॉपिक नेम है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स मीन रास्ते, एडमिनिस्ट्रेशन मीन एंटर करना। अब ड्रग को इनटेक करने के 3 मेजर रूट्स होते हैं जिसको आप कहते हैं, नंबर 1 पे आता है एंटेरल रूट, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जनाब पेरेंटरल रूट, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है अदर्स रूल। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके अंदर फ़र्क क्या क्या होता है। एंटरल रूट से मुराद होता है वो तरीका जिसमें आप मुंह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माउथ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से आप दवाई ले सकते हैं। एक होता है ओरल मेथड, एक आपके पास होता है सबलिंगुअल मेथड। अब ओरल और सबलिंगुअल में क्या फ़र्क है? ओरल वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से आप दवाई को ज़ुबान के ऊपर रखते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टैबलेट खा रहे हैं, आप कैप्सूल खा रहे हैं, आप सिरप पी रहे हैं, तो आप उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर रखते हैं और उसको फिर इनटेक करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड ओरल रूट। ठीक है जी। और ओरल रूट को आप फार्माकोलॉजी की ज़बान में एंटरल रूट भी कहते हैं। जो सेकंड आपका तरीका आता है डैट इज़ कॉल्ड सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल से मुराद होता है ज़बान के नीचे रखना। ज़बान के नीचे क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ का प्रॉपर एक नेटवर्क होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिक़दार में आपका सलाइवा रिलीज़ होता है। लिहाजा ओरल की निस्बत जो सबलिंगुअल रूट है वो आपको जल्दी असरात दिखाता है, यानी जो दवाई आप सबलिंगुअल इस्तेमाल करते हैं उसके असरात विदिन सेकंड्स आपको नज़र आते हैं। जबकि अगर आपको सर में दर्द है या पेट में दर्द है और आप पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं या ब्रूफिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके सर का दर्द सेकंड्स के अंदर ठीक नहीं होता, बल्कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर आपको एंजाइना का पेन हो रहा हो, जिसको आप कहते हैं चेस्ट पेन, ये दिल से रिलेटेड एक मसला होता है जिसमें आपको छाती के अंदर सवेयर पेन का इशू आता है, डैट इज़ कॉल्ड एंजाइना। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि आपको दिल की तरफ या छाती की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन प्रॉपर आपको नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से आपको सीने वाली साइड पे तकलीफ़ फ़ील होती है और ये बाद में एंजाइना सीरियस होकर हार्ट फेलियर की चांसेस भी काज कर सकता है। एंजाइना अगर किसी को हो रहा हो तो उसके लिए आपने नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी होगी, तो एक छोटी सी टैबलेट होती है जिसको आप कहते हैं एनजीसिड। एनजीसिड टैबलेट आप क्या करते हैं, ज़बान के नीचे रखते हैं, वो विदिन 3 to 4 सेकंड ज़बान के नीचे डिज़ोल्व होती है, हल होती है और आपको फ़ौरी तौर पर उस एंजाइना से, उस चेस्ट पेन से आपको रिलीफ़ दे देती है। ठीक है जी। अब क्योंकि आपको उस वक्त बहुत सीवियर पेन हो रहा था, तो अगर आप ओरल मेडिसिन लेते तो पेशेंट की कंडीशन इतनी जो है वो अच्छी नहीं होती कि कई कई मिनट्स का आप इंतज़ार कर सकें कि दवाई जो है वो काफ़ी मिनट्स के बाद अपना असर शो करे। तो जो इमरजेंसी केसेस होते हैं और पेशेंट होश में हो, तो हम कोशिश करते हैं कि ओरल की जगह ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए जो कि सबलिंगुअल हैं, ताकि उससे पेशेंट को जल्दी से अपनी तकलीफ़ से रिहाई मिल सके। नेक्स्ट जो आपके पास रूट आता है, इसको आप कहते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट जो है ये वो रूट है जिसमें आप पेशेंट की बॉडी पे सुई इंजेक्ट करते हैं, नीडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यानी आप उसको इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें एक तो आता है आईवी, जिसको आप इंट्रावीनस भी कहते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। यानी आईवी से मुराद है ऐसा इंजेक्शन जो कि वेन के अंदर, यानी ये जो आपको रग नज़र आ रही है, इस वेन के अंदर अगर इंजेक्शन लगाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आईवी इंजेक्शन। और आईवी इंजेक्शन दिस वेन, ठीक है जी, वेन। आईवी इंजेक्शन हमेशा वेन के अंदर लगाया जाता है और इससे आपको तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्लोली ये इंजेक्शन जो है वो एंटर किया जाता है।
उसके बाद सेकेंड आपके पास इंजेक्शन आ जाता है IM। IM से मुराद है इंट्रामस्कुलर। ये ये जो इंजेक्शन है वो आप वेन के अंदर नहीं लगाते, बल्कि ये जो इंजेक्शन है वो आप मसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। स्पेशली आप इसको हिप मसल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं या अपने शोल्डर मसल्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये दो रूट्स जो हैं वो इंट्रामस्कुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और इंजेक्शंस आते हैं जिनको आप कहते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शंस। इसको आप SC भी कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस से मुराद है अंडर द स्किन, यानी अगर आप स्किन के नीचे, जैसे आपकी स्किन है, और अगर आप इंजेक्शन को स्किन के बिल्कुल तय उठा के अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सबक्यूटेनियस आपका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, ये तो थे कुछ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ओरल होते हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं पेरेंटल, वो भी आपको बता दिए। फिर आते हैं कुछ दूसरे रूट्स भी होते हैं, जैसा कि आप इन्हेलेशन रूट आप इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलेशन क्या होते हैं यहाँ लिख लेते हैं। आपने कभी अस्थमा के पेशेंट्स देखे होंगे, उनके पास एक इन्हेलर होता है जिसके अंदर से गैसियस फॉर्म में एक मेडिसिन रिलीज़ होती है, और उसके एक या दो पफ मुंह के अंदर मारने से उन पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिल जाता है। सो इन्हेलेशन से मुराद है कि ऐसी दवाई जो कि गैस की फॉर्म में इस्तेमाल होती है बीमारी को ट्रीट करने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड इन्हेलेशन, यानी इन्हेल करना, सांस के ज़रिए आप उसको अंदर लेके जाते हैं। जो आपके बॉडी स्प्रेज हैं या जो आपके एयर फ्रेशनर होते हैं वो भी इन्हेलेशन के मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दूसरे आपके पास आते हैं इंट्रानेज़ल। नेज़ल मीन नोज़, नोज़ कैविटी, नाक का अंदर का हिस्सा। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप स्प्रे नहीं करते नाक के अंदर, बल्कि आप क्या करते हैं, आप टॉपिकली से मुराद है आप नाक के अंदर उसको हाथ से अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर, नाक की जो स्किन है उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रानेज़ल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर मैं उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी तो उसको मैं कहूँगी दैट इज़ टॉपिकल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टॉपिकल से मुराद है ऑन स्किन। अगर आप जैसे कि आप कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं, आप लोशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप ना तो इंजेक्शन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ना आप उसको मुंह से खा रहे होते हैं, ना ही आप उसको नाक से इंटर कर रहे होते हैं, आप उसको सिंपली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉपिकल। टॉपिकल मीन स्किन के ऊपर अप्लाई करना। जबकि इंट्रानेज़ल में भी आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन किसकी स्किन, नाक की स्किन। जबकि इसके अंदर आप स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप अपनी ड्रग को गैस की फॉर्म में अपने अंदर स्प्रे करते हैं। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो आज का हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था। ये तीनों रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs की फॉर्म में भी यहाँ से पूछ सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्रल रूट। एंट्रल रूट से मुराद है कि आप मुंह के ज़रिए से ड्रग्स किस किस सूरत में दे सकते हैं। जैसे कि हमने ओरल रूट पढ़ा था और दूसरा हमने सबलिंगुअल रूट पढ़ा था। अब हमने देखना है कि अगर हम कोई दवाई ओरल दे रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। इसी तरह से अगर आप कोई दवाई सबलिंगुअल या ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात देखने में आते हैं। आपको फ़ायदे भी पता होने चाहिए, आपको नुकसानात भी पता होने चाहिए, ताकि आप इसको वाइवा के अंदर बता सकें और आप अपने MCQs को सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। So, enteral administration is the simplest and the most common means of administration of drug। इसमें क्या क्या आते हैं, ओरल एंड द सबलिंगुअल। ये सबसे आसान है और सबसे कॉमन है। आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आपको इंजेक्शन लगाया जाए या आपको ड्रिप लगाई जाए या आपको इन्हेलर दिया जाए या आपकी नाक के अंदर कोई मेडिसिन अप्लाई की जाए। सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हमें टैबलेट दे दें, कैप्सूल दे दें, सिरप दे दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है उसको एडमिनिस्टर करना। तो ये सबसे आसान है और सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और पेशेंट की कंप्लायंस जो है इसके ऊपर ज़्यादा होती है। पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री ओरल मेडिसिन खाना पसंद करते हैं। सो ओरल रूट क्या होता है,
जब आप ड्रग को बाय माउथ मुंह के ज़रिए से देते हैं यानी ज़बान के ऊपर रख के देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द ओरल रूट। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ठीक है जी, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं, सो इसको आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मोस्ट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट से मुराद होता है सबसे आसान। अब इंजेक्शन अगर लगाना है तो आप खुद नहीं लगा सकते, आपको डिस्पेंसर चाहिए या आपको उस टाइम डॉक्टर चाहिए जो कि आपको इंजेक्शन आके लगाए। चाहे इंट्रावीनस लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, इवन आपको अगर इंट्रानेज़ल भी आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो आपके लिए कन्फ्यूजन होती है कि कितनी मिकदार अप्लाई करनी है, क्योंकि चम्मच का हिसाब नहीं होता, डोज के लिए कोई पैमाना नहीं होता, तो पेशेंट को बहुत मुश्किल का सामना होता है, उससे कन्फ्यूजन्स होती हैं। जबकि आपको एक टैबलेट दे दी जाए या कैप्सूल दे दिया जाए या एक चम्मच सिरप इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि ज़्यादा आसान है और मोस्ट एक्सेप्टेबल है। यानी बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो इसी रूट को प्रेफर करते हैं दवाई को खाने के लिए। सेकंड, इसका एडवांटेज ये है कि यूज्ड फॉर द लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ड्रग्स के लोकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ड्रग्स के सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें फ़र्क होता है। लोकल इफ़ेक्ट ये होता है कि जिस जगह पे आपने ड्रग को अप्लाई किया है, आपको उसी एरिया में मौजूद तकलीफ़ को ठीक करना है, डैट इज़ कॉल्ड लोकल इफ़ेक्ट। यानी कि अगर आपने दवाई को मुंह से खाया है तो आपके मुंह पे ही कहीं पे इन्फेक्शन हुआ हुआ था, या आपको मुंह में कहीं दाने निकले हुए थे, या मुंह की अंदर की स्किन जो है वो किसी वजह से ख़राब हुई हुई थी, तो अगर आप दवाई मुंह से खा रहे हैं और वो दवाई जाकर आपके मुंह के मसले को ठीक कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल इफ़ेक्ट। यानी जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है उसी जगह पे आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, दिस इज़ अ लोकल इफ़ेक्ट। सिस्टेमिक इफ़ेक्ट क्या होता है? सिस्टेमिक इफ़ेक्ट से मुराद है कि आप दवाई को अप्लाई किसी और जगह से कर रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में किसी और जगह पे अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रही है, डैट इज़ कॉल्ड सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। यानी आप दवाई को मुंह से खा रहे हैं लेकिन वो आपके सर के दर्द को ठीक कर रही है, तो दिस इज़ अ सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। सो ये आप जब ओरल रूट से इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को, तो वो आपके मुंह के मसले को भी ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा वो आपके सिस्टम में कहीं और भी मसला आ रहा है तो उस मसले को भी सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, फिर आता है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म से क्या मुराद है? डोजेज फॉर्म से मुराद है कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो आप कितनी डोज में या किस शक्ल में या कितनी मिकदार में ले रहे हैं। डोजेज फॉर्म से मुराद है कि दवाई की शक्ल क्या है, कि यानी वो टैबलेट की शक्ल में है, वो कैप्सूल की शक्ल में है, वो सस्पेंशन की शक्ल में है, वो इमल्शन की शक्ल में है, किस शक्ल में आप ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड डोजेज फॉर्म। और डोज क्या होती है? डोज से मुराद होता है दवाई की मिकदार, यानी कि आप 250 mg खा रहे हैं, आप 400 mg खा रहे हैं, आप 500 mg खा रहे हैं, आप 1 ml इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 5 ml इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डोज। जबकि डोजेज फॉर्म क्या है? दवाई की शक्ल, कि आप उसको टैबलेट ले रहे हैं या कैप्सूल की फॉर्म में ले रहे हैं। So, dosage form do not require sterile techniques for the administration। जब आपने किसी दवाई को ओरल इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए स्टेरिलिटी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, यानी कि क्योंकि आप उसको मुंह के ज़रिए से अंदर लेके जा रहे हैं तो उस दवाई ने आपके पूरे जीआईटी से गुजरना है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को उसने पार करना है। उसको रास्ते में बहुत सारे एंजाइम्स भी मिलेंगे, उसको बहुत सारी प्रोटीन्स भी मिलेंगी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी मिलेंगे जो कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और वो उसकी हेल्प करेंगे। सो लिहाजा अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं या कैप्सूल खा रहे हैं या सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा जरासीम से पाक नहीं होते जितने कि आपके इंजेक्शंस होते हैं। यही वजह है कि आप जब भी टैबलेट्स लेते हैं वो सस्ती होती हैं, जब भी आप कोई इंजेक्शन परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस कई हज़ार तक भी होती है। एक इंजेक्शन की प्राइस की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंजेक्शन को आपने डायरेक्ट या तो वेन में लगाएं, चाहे मसल में लगाएं, चाहे सबकुटेनियस लगाएं, आपकी जो ड्रग इंजेक्शन के ज़रिए से बॉडी में जाएगी वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, सो अगर आपका इंजेक्शन जरासीम से पाक नहीं होगा, उसमें एक जरासीम भी अगर मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि आप खुद अपने हाथ से जरासीम को अपने खून के अंदर एंटर कर रहे हैं।
जिसकी वजह से जब एक दफ़ा आपके ब्लड के अंदर जरासीम चला गया तो आप उसको वापस भी नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना होता है। जबकि अगर आप कोई दवाई ओरल खा रहे हैं तो वो ओरल जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो ब्लड के अंदर काफ़ी देर तक नहीं जाती। पहले वो मुंह में जाती है, मुंह से वो आपके गले में जाती है, गले से आपके मैदे में जाती है, मैदे से वो आपके लीवर में जाती है, फिर कहीं जाके वो आपके ब्लड में जाती है। तो उसको तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम लगता है ब्लड में पहुंचने में। सो अगर गलती से आपने किसी पेशेंट को गलत ओरल मेडिसिन दे दी है तो आप उसको उल्टी करवा के भी उसको वापस निकाल सकते हैं, आप उसका मैदा वॉश करके भी उसको निकलवा सकते हैं, मेडिसिन को वापस निकाल सकते हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को, उसके नुकसान को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत ड्रग ब्लड के अंदर एंटर कर दी है तो उसके नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है, एट द एंड पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो यही वजह है कि जब आप ओरल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी नो डाउट कि आप उसको स्टेराइल करते हैं, आप उसको जरासीम से पाक करते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्टेरिलिटी नहीं होती, इतना ज़्यादा जरासीम से पाक नहीं किया जाता जितना कि इंजेक्शंस को किया जाता है। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ इफ़ेक्ट आता है, दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू द सर्कुलेशन इज़ स्लो। सर्कुलेशन से क्या मुराद है? ब्लड सर्कुलेशन, यानी जब आप ओरल मेडिसिन दे रहे हैं तो वो ब्लड के अंदर देर से जाती है, सो डैट रैपिड हाई ब्लड कंसनट्रेशंस आर अवॉइडेड एंड द एडवर्स इफ़ेक्ट्स आर लेस। लिहाजा अगर आप टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में कोई मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो देर से आपके ब्लड के अंदर जाएगी, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। कभी भी दवाई खाने के सेकंड्स के अंदर आपको इफ़ेक्ट्स नहीं आते, उसमें आपको मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है जी। और जब वो स्लो स्लो आपकी ब्लड में जाएगी तो उससे जो नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है यानी नुकसानदेह असरात। ठीक है। अब वर्ड एडवर्स इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। आप किसी जगह पे पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट, कहीं पे आप पढ़ेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट, ये भी चीज़ आपकी किताब के अंदर मेंशन नहीं है, सो ये भी आप बुक के अंदर कहीं पे लिख लेंगे, ये आपके वाइवा के हवाले से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है। ADR से मुराद है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है जी। और दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स। सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स को आप कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हल्का नुकसान होता है, इनको आप कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नुकसानात, ये दोनों ही अनवांटेड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग होते हैं। अनवांटेड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। एडवर्स इफ़ेक्ट भी अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है ड्रग का। यानी हम ये चाह नहीं रहे होते लेकिन कोई भी ड्रग सेफ़ नहीं होती। अगर आप सर के दर्द के लिए भी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सेफ़ नहीं है, उसका भी कोई ना कोई नुकसान आपकी बॉडी के ऊपर होता है, उसको आप कहते हैं कि ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। सो ये भी अनवांटेड हैं, ये भी अनवांटेड हैं, ये तो इनके अंदर सिमिलैरिटी है। फिर फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये आता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमेशा आपको पहले से पता होते हैं, इनको आप कहते हैं कि ये नोन होते हैं। एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड से मुराद है कि इसकी तवक्को होती है कि यानी कि अगर आप सपोज़ करें एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई भी खा रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा रहे हैं, कोई भी और आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स खाने से आपको नौजिया यानी मतली भी होगी और वोमिटिंग यानी उल्टी भी होगी। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। ये नोन होते हैं और एक्सपेक्टेड होते हैं, यानी कि इनके बारे में आपको पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि इनके ऊपर जब भी कोई आपकी दवाई मार्केट के अंदर आती है तो उससे पहले उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स ये होते हैं कि जब भी आप कोई नई दवाई बनाते हैं तो उसको आप मुख्तलिफ़ जानवरों के ऊपर टेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ इंसानों के ऊपर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि आपको पता हो कि जब आप उस दवाई की मार्केट कर रहे हैं तो वो दवाई इंसानों के लिए नुकसान नहीं देगी। दिस इज़ कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि इसके
ये चीज़ें हमें क्यों पता होती हैं? क्योंकि ये वेल ऑब्ज़र्व्ड होती हैं। वेल ऑब्ज़र्व्ड मीन आपने अच्छे से इनको ऑब्ज़र्व किया होता है ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडी ऑफ अ मेडिसिन। जब आप दवाई को बनाते हैं और उसको उस मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले आप उसके ट्रायल्स करते हैं, लोगों के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, जानवरों के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, तो उसके अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स आपको पता चल जाते हैं। सो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स जो कि ऐसे इफ़ेक्ट्स अनवांटेड इफ़ेक्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड हों और आपको पता हो कि इस दवाई को खाने से ये चीज़ होगी, उसको आप कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक दवाई होती है जिसका नाम है फेनिटोइन। ठीक है जी। इस दवाई को जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो वो साथ में आपको ये बताता है कि इस दवाई को खाने के बाद आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे आपका यूरिन का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा या वो रेडिश हो जाएगा। तो ये क्योंकि इस दवाई की ट्रायल्स ने बताया है कि इस दवाई को जिन जिन पेशेंट्स ने इस्तेमाल किया उनके यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, दिस इज़ अ साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये पता होता है और इसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि सबके अंदर ये चीज़ें देखने में आएंगी। फिर आ जाता है कि ADRs क्या होते हैं। जो एडवर्स से मुराद है नुकसानदेह असरात। ये ऐसे नुकसानात होते हैं जो कि शदीद होते हैं और इनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, ये अननोन होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। यानी आप सपोज़ करें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई ड्रग जो है वो बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सालों से 3-3 साल 4-4 साल एक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे होते। लेकिन जब लोग उसको 3-3 4-4 साल के बाद इस्तेमाल करते हैं और उस पर मज़ीद रिसर्च की जाती है तो आपको पता चलता है कि इतने लोगों को जो ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से 80% लोगों को कैंसर हो गया। ठीक है, दिस इज़ अ एडवर्स इफ़ेक्ट। ये उसके शदीद नुकसानात हैं जो कि आपको उस वक्त नहीं पता था जब आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, और ये अनएक्सपेक्टेड थे, आपने इसकी तवक्को भी नहीं की थी। ऐसी ही एक एग्जांपल है ड्रग जिसका नाम है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड थैलिडोमाइड जो है ये एक ऐसी ड्रग है जिसको एज अ स्लीपिंग पिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी लोग इसको सुकून के तौर पर नींद आने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं काफ़ी सालों से। ठीक है जी, काफ़ी साल तक ये दवाई जो है मार्केट में चलती रही है, डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते रहे और ये नींद आने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे कि उनको सुकून की नींद आ जाए। अब प्रेग्नेंट वुमेंस भी इसको इस्तेमाल करती रहीं नींद आने के लिए। काफ़ी अरसे बाद जब इस दवाई के असरात चेक किए गए तो ये देखा गया कि वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि इस ड्रग का इस्तेमाल कर रही थी, उनके बच्चों के जो अज़ा थे, जो लिम्स थे, वो एबनॉर्मल पैदा हुए। यानी उनके बॉडी के जो लिम्स जिसको आप कहते हैं वो एबनॉर्मल थे, उनकी शेप हाथ मुड़ा हुआ था या पाँव मुड़ा हुआ था। तो जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो मुनासिब शक्ल व सूरत के नहीं थे, बल्कि उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल देखने में आ रहे थे। तो ये ड्रग जो है फिर इसको बैन कर दिया गया कि प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर थैलिडोमाइड आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये क्या करती है, फ़ीटस के अंदर चली जाती है, बेबी की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और जाकर उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को ख़राब कर देती है। सो जब ये दवाई बनी थी तो उस वक्त इसके ये नुकसानात हमें पता नहीं थे। सो इसको हम साइड इफ़ेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम एडवर्स इफ़ेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये अननोन इफ़ेक्ट था और ये अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट था। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो माइल्ड इन नेचर होते हैं। माइल्ड से मुराद है कि हल्के फुल्के होते हैं, इससे इंसान की जान नहीं जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक अगर आप खाएंगे तो आपको नोज़िया हो सकता है। नोज़िया मीन आपको मतली हो सकती है, वोमिटिंग से मुराद है आपको उल्टी हो सकती है। अब ये हमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पता है कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मसले हो सकते हैं, इससे पेशेंट की जान नहीं जाएगी। जो आपके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सीरियस इन नेचर होते हैं, यानी कि वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो जान भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी दवाई के रिज़ल्ट में बच्चे जो थे, इस दवाई के रिज़ल्ट में बच्चे जो थे वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे। 80% उस साल जो बच्चे पैदा हुए वो एबनॉर्मल थे, उन ख़वातीन के जो कि थैलिडोमाइड इस्तेमाल कर रही थी। सो इससे आप कोमा भी हो सकता है, इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, आप इसको बुक के अंदर मेंशन कर लेंगे ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क होता है तो आप उनको आंसर कर सकें। ठीक है जी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। जो डिसएडवांटेजेस हैं ओरल रूट के उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।